नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश दुनिया के ताजा तरीन घटनाओं पर आधारित देश दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरूर रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको मैं संक्षेप में बता दूं। आजकल लगातार पता नहीं क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बम से कुछ ना कुछ उड़ाने की रोज धमकियां अफवाहें सब फैलाई जा रही ये हैं। आतंकवादी मिलते रहते हैं। हाँ, तो अब कल का एक नया घटना हुआ है कि अयोध्या एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो अयोध्या से दिल्ली जा रही थी, उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाथरूम में लिखा था दम से धमकी कि बम से उड़ा दिया जाएगा। अजीबोगरीब स्थिति है चल रही है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। दूसरा, जो आईपीएस अधिकारी कर्नाटक के थे डीजीपी, उनकी बेटी रानिया राव की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। और पता ये चला है कि वो उतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो 17 करोड़ रुपए का सोना दुबई से ला पाए, जो 14 किलो पकड़ा गया था, 14 किलो 200 ग्राम जो पकड़ा गया था। तो इस पे एक जांच अलग से चल रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब उस पर एक अलग से जांच होगी। अगला मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं विभिन्न देशों में अमेरिका से लोग जो वहाँ गैर अवैध कानूनी प्रवास। तरीके से रह रहे थे। तो ताजा मामला नेपाल से जुड़ा है। नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल में जो भेजे गए वो सब के सब बढ़िया हवाई जहाज से, चार्टर्ड हवाई जहाज से भेजे गए, बिना हथकड़ियों के भेजे गए। नेपाल से जुड़ा एक और मामला होगा जिसमें यह बताया गया है कि नेपाल में एक एयरलाइंस है, बुद्धा एयरलाइंस, जनकपुर से काठमांडू 63 सवारियों को लेकर आ रही थी। उसके दो पहिए ही नहीं थे जब वो लैंड करने लगी, तब पता चला पायलट को। तो उसके बाद अगला मुद्दा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह घोषणा की कि भारत अपने टैरिफ में कटौती के लिए सहमत हो गया है। इसके बाद कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब अमेरिका हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये अजीबोगरीब मामला है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है। और एक इंटरेस्टिंग मामला आज भी सामने आया। एक पिक्चर आई है छावा मूवी, जिसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसमें एक किस्सा है कि एक जगह है बुरहानपुर जिले में, असीरगढ़ का किला। वो मध्य प्रदेश। बताया गया है कि उस किले में मुगलों ने जो लूटा था सोना, वो रखा हुआ था। अब मजे की बात ये हुई कि आजकल काम दाम तो देश में किसी के पास है नहीं। तो लोगों ने क्या किया, भाई लोगों ने खेत खोदना शुरू किया। 3 दिन से पूरी रात टार्च मोबाइल का जला जला के खेत खोद रहे हैं, सोना खोज रहे थे। खैर, अब पुलिस ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अब हो सकता है सरकार कहे पुलिस से कि आप खोदो। तो आज इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। रिजवी सर, क्या कहेंगे अयोध्या एक्सप्रेस के बारे में? देखिए, ट्रेन और विमान में अक्सर ये सुनने में आता है कि बम रखा है। जी। इसी तरह का वाक़या, हालांकि जब उसकी जांच होती है तो ऊपर वाले की कृपा से कुछ होता नहीं है। जी। सब ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो बाराबंकी में भी यही वाक़या हुआ, वो अयोध्या एक्सप्रेस दिल्ली जा रही थी और बाराबंकी स्टेशन के पास एक टॉयलेट ये में। टॉयलेट के पास एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि लखनऊ पहुंचते तक हाँ, इसको चारबाग रेलवे स्टेशन पे। हजारबाग रेलवे स्टेशन में उड़ा दिया जाएगा। तो वो चिट्ठी किसी तरीके से सिक्योरिटी के पास पहुंची। जी। रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई बाराबंकी में, और फिर वो सिक्योरिटी वाले आए, जांच पड़ताल की हम्म। गई। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ निकला नहीं। लेकिन उतनी देर तक ट्रेन रोकी गई और लोगों में एकदम भय का वातावरण बना रहा हम्म। कि अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। हम लोग तो ट्रेन में सामान लिए बैठे हैं और तमाम तरह की बातें। बहरहाल भारी काफ़ी देर तक लोग जो है खतरों के बीच जूझते रहे, खतरे से। हम्म। लेकिन ये बाद में पुलिस ने अपनी जांच से, डॉग स्क्वाड वगैरह गया वहाँ, बम निरोधक दस्ता, हम्म। तो उससे ये बात साफ हो गई कि इसमें कुछ नहीं है। जी। और फिर गाड़ी रवाना की गई। हम्म। तो उसमें ये है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर वही बात आ जाती है इंटेलिजेंस फेल्योर की, कि हम्म। आखिर ऐसा कौन सी ताकत है, कौन से लोग हैं जो ये करा रहे हैं। सही बात है। ये और इस तरह यूपी की में ही क्यों हो हाँ, रहा इस है? तरह की अफवाहें फैला करके डिस्टरबेंस क्रिएट करना, जनता में भय का वातावरण पैदा करना। हम्म। फिर तो आप देखिए, जब ये चला कि व्हाट्सएप पर वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना लिखो, हम्म। वो कोई लिखेगा तो उस पर पकड़ा जाएगा और ये उनका कार्टून नहीं बनाना चाहिए। ये सब की तो सारी सख्ती है। हम्म। और इस पर सख्ती नहीं है कि कोई आदमी कह दे कि साहब वो बम रखा हुआ रखा। कौन लोग हैं भाई? हम्म। कोई भय नहीं रह गया है सरकार का उसका कि पकड़े जाएंगे तो बहुत वो होगा। जी। सर, अब अगला मुद्दा जो है, जी। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, जी। उससे जुड़ा हुआ है। जी। जो कर्नाटक की डीजीपी साहब थे, राव साहब, उनकी जो एक्ट्रेस लड़की है रान्या राव से रानिया संबंधित राव, है हाँ। कि 17.29 करोड़ रुपए सोना उन्होंने खरीदा इतने रुपए का। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि इतना अमीर वो है नहीं।
4 से 5 लाख रुपया पर किलो उनको कमीशन मिलता था। अब उस पर जांच हो रही है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गैंग तो नहीं है या कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तो वो नहीं शामिल है। और चूंकि आज महिला दिवस भी है तो उस पर थोड़ा सा मैंने आज रिसर्च किया कि ये कृपा हुई कैसे। आपको याद होगा सर, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, रऊफ लाला और हाजी मस्तान के जमाने में सोने की तस्करी होती थी। 90 के दशक में जब आया तो 91 में भारत सरकार ने नियम बना दिया कि सोने का रेट जो दुनिया के अन्य देशों में है उसी के समान भारत में कर दिया। तस्करी का खेल खत्म हो गया, सब जो है बराबर हो गया। उसके बाद 2014 बाद ही देश में बहुत कुछ हुआ, आजाद हुआ है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। 2015 में मोदी सरकार एक नियम लेके आई जिसमें 15% उसने टैक्स लगाया और 3% जीएसटी। सोने की तस्करी शुरू होने का फिर सबसे बड़ा कारण ये था, ये निर्मला सीतारमण मैया की कृपा हुई। अब रानिया राव ने उसी का सहारा लिया जो 30 बार हो गई। वो सोना लाई 4 लाख 5 लाख रुपया, अगर आपको 1 किलो सोने का कमीशन मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा कि 14 किलो लाई थी जैसे वो, तो 14 को अगर 5 से गुणा कर लीजिए, एक झटके में मिल गया उतना पैसा उनको। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक ज़माना था जब ये बॉम्बे में जी हाजी मस्तान का, जी, रऊफ लाला, रऊफ लाला, हाजी मस्तान और पूरा वो, जी तो सोने की तस्करी को बहुत बड़ी तस्करी माना जाता। जी और जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने फिर उसका रेट ऐसा कर दिया कि वो वैल्यूलेस हो गया कि अब क्या उसने उतना बड़ा काम। नरसिंहा राव के जमाने हुआ था हाँ, आर्थिक उदारीकरण में। तो उसके बाद काले सोने की तस्करी हुई। अब हम्म, काला सोना क्या था? हम्म, चरस। हम्म। चरस को और काला सोना। दाऊद वाउद के टाइम में यही शुरू हाँ, हुआ। फिर चरस की स्मगलिंग शुरू हुई। जी धीरे 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 चरस को भी खत्म हुआ, लेकिन अचानक फिर से सोने ने शूट किया। उसकी कीमत आसमान छूने लगी और हर आदमी सोना खरीदने। आज की डेट में तो हमें लग रहा है 80,000 के आसपास इतना है। महंगा है कि गरीब आदमी अपनी लड़की को शादी में एक छोटा सा जेवर नहीं दे सकता। हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोदी जी मना रहे हैं। आज उनकी एसपीजी में सुरक्षा भी वही लोग कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं कर रही हैं। जी बहरहाल महिलाओं के लिए सरकार कर रही है, और महिला दिवस है और उसका महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ काम होता है और काफ़ी हुआ भी है। पूरी पुलिस में पूरी फौज खड़ी कर दी है पुलिस की, काफ़ी रोजगार मिला है लोगों को, और उसके ज़रिए जो सिक्योरिटी बढ़ी है महिलाओं की पुलिस में की, तो वो एक तरीके से महिलाओं में एक ताकत बढ़ी, उनकी शक्ति बढ़ी है। खैर, बहरहाल आप बात कर रहे थे रानिया राव की, तो रानिया राव का देखिए मामला जो है, चूँकि आईपीएस ऑफिसर है जी, उसका बाप, बदनामी तो होगी ही, परत दर परत नहीं तो उन्होंने बाद में शायद सफाई दी थी कि सौतेली बेटी है। सौतेली बेटे, अरे कुछ हो, है तो बेटी है। आपके घर का नौकर हो तो आप पर आ जाएगी। सही बात है। बेटी तो बेटी है जी और हीरोइन भी है वो। तो अब उसमें ये हुआ है कि इस मामले को उनकी क्या किया जा रहा है, टर्न ऐसा दे दो कि ये लगे कि ये इस्तेमाल हो रही थी, गुमराह हो गई थी और किसी गैंग का हवाला दे हाँ, दो, साजिश में शामिल हो गई। जी लेकिन इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता करमवीर जी जी कि आप मंत्री हैं या आप का बेटा या वो जान ले कि हमारी गाड़ी चेक नहीं होगी तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। इतना ईमानदारी की बात दावा कोई कर नहीं पाता। जब पावर रहता है घर में किसी के तो करता है। अब रानिया राव को पढ़ी लिखी और समझदार तब होने के बावजूद किसी के हाथों में कैसे खेल रही थी, बहुत बड़ा फायदा। एक खबर में आया कि उसको 14 करोड़ का सोना लाई थी तो पर करोड़ 1 लाख मिलता। 1 लाख मतलब 14 करोड़ का, मतलब 14 लाख में अपनी जान, 14 किलो सोना। हाँ, 14 किलो सोने में मतलब अपनी जान खतरे में डाली और अपने बाप को भी मतलब इज्जत दांव पर लगाई। ठीक है, बाप ये कह दे कि साहब अगर वो लड़की गलत है तो उसके साथ कानून काम करेगा, मैंने उससे रिश्ता खत्म कर लिया। इससे कहने से काम नहीं चलता जी। रानिया राव बहुत ही सोची समझी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही थी। हाँ, 30 बार गई। हाँ, और जैकेट भी स्पेशल उन्होंने बनवा रखा और गैंग होता तो अब तक वो गैंग का नाम बता चुकी होती जी। हाँ, पुलिस छानबीन कर रही है उनके मोबाइल वगैरह का। लेकिन ये मामला ठंडा करने के लिए जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जी कि अब ये किया जा रहा है कि रानिया राव को कैसे बचाया जाए जी। तो वो तो कमीशन के लिए काम कर रही थी, कभी लिखा भारी भरकम कमीशन लेती थी, कभी लिखा कि 1 लाख लेती थी। तो बहरहाल ये मामला बड़ा संदेहास्पद लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के इशारे पर काम कर रही थी, तो और लोग भी तो उसके काम कर रहे होंगे जी।
वो गैंग चल रहा होगा तो उस गैंग के में और भी तो लोग काम करते होंगे, सोना लाते होंगे, तस्करी कर रहे होंगे। हम्म, तो अभी तक तो कोई आदमी ऐसा पकड़ा नहीं गया। जैसे आम मामलों में पुलिस कह देती है कि ये फलां गैंग का आदमी है, हम्म, वो फलां गैंग का आदमी है, हम्म, वो जो कनाडा में बैठा है उस गैंग का ये आदमी पकड़ा गया है। जी, कहीं न कहीं किसी गैंग का नाम आता है कि हम्म, वो गैंग इसकी स्मगलिंग करता है हम्म, और ये उसके हाथ में खेल रही थी। जी। तो गैंग का नाम ना आने से अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत पुलिस सही बात कह रही है कि पुलिस की बात में उतना हमें दम नज़र नहीं आता है। अब सर देश से चलते हैं दुनिया की तरफ। जी, सर मामला जुड़ा है नेपाल से। जी, दो मामले हैं। जी, जैसे अपने यहाँ जो प्रवास गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे या दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग रह रहे थे, उसको अमेरिका ने भेजा, डिपोर्ट किया। हमारे यहाँ तो सब आए सैन्य वाहन से और हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी के साथ। अब नेपाल में बड़ा क्लासिकल चीज हुआ कि नेपाल में जो भेजे गए 23 लोग, हुँ। 5 तारीख को, उनको बाकायदा चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया, ना हथकड़ी थी ना कुछ था, और नेपाल में उतरे। एक छोटा-सा और मुल्क छोटा है। सा देश, हम विश्व गुरु हैं बताते हैं, हमारे डंका अलंका पता नहीं क्या क्या बजता रहता है, दुनिया भर में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। और दूसरा मामला भी नेपाल से ही जुड़ा है कि वहाँ एक बुद्धा एयरलाइंस है, तो उसकी एक फ्लाइट थी जो जनकपुर से काठमांडू आ रही थी, 63 लोग उसमें यात्री सवार थे। जब वो पता चला जनकपुर से टेक ऑफ की, तभी उसके 2 पहिए निकल गए थे, पायलट को नहीं पता चला। जब वो काठमांडू में लैंड करने लगा तब उसे पता चला, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो यानी कि एयरलाइंस लोगों के जान से खेल रहा था। ये बिल्कुल, गंभीर मसला है। बहुत बड़ा तो इस पर गंभीर आप क्या मामला है कि कहेंगे? 63 लोगों की जान तो खतरे में पड़ गई थी। जी, तो ये जो अभी आपने बात कही नेपाल वाली कि भारत में जो अमेरिका में लोग गैर कानूनी तरीके से प्रवास कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे वहाँ से, तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत को निशाना बनाया, भारत के लोगों को वहाँ हम्म, चुना। हम्म, तो भारत के लोगों को वहाँ से जो उसमें अवैध वीजे के जरिए रह रहे थे, हम्म, तरीके से अवैध तरीके से रह रहे थे बगैर वीजे के, तो उनको मुजरिम की शक्ल दे के भेजा, हम्म, हथकड़ी लगा दी, हम्म, बेड़ी लगा दी। हाँ, बेड़ी लगाने की भी शायद बात है, मेरा जी, जहाँ तक है, हथकड़ी बेड़ी लगा के मुजरिम बना के भारत को ये बताया कि ये गुनहगार है, ये हमारे यहाँ के कैदी हैं, हम्म, हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। हम्म। तो इस पर भारत अभी तक कुछ बोला नहीं, और एक हमें अभी भी याद है कुछ कि नहीं जब बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका यात्रा करके लौटे थे, उसके महज कुछ घंटे बाद ही हथकड़ी लगा के कुछ लोग भेजे गए थे, और मेक्सिको ने तो वापस कर दिया था इनका हाँ, हाँ, विमान, अपनी हाँ। विमान भेजा था। तो भारत पर को प्रेशर में लेने के लिए ये ट्रम्प ने किया था, या किसके पीछे क्या थी? मुझे तो ये लगता है कि भारत को जो है थोड़ा सा प्रेशर में लेने की टैक्टिक्स अपनाई थी ट्रम्प ने कि जब ऐसा करेंगे तो वहाँ पर मोदी का थोड़ा सा मॉरल डाउन होगा, हाँ, पिछले महीने। प्रधानमंत्री जी का, जी। भारत का, और ये हम पर हमसे दबाव में आ जाएगी। हम्म, खैर बहरहाल उस पर अभी कोई हमारी सरकार कुछ बहुत कुछ बोली नहीं, हम्म, और मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी अभी शायद उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि जी, इसको कैसे कैसे कर बात करना है, इसको जी, क्या करना है। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से भेजा है उसका तो मतलब ये लगता है जैसे मेहमान गए थे, मेहमान वापस कर जी, दिए, हाँ वही है। और अपने विमान से उन्होंने बाकायदा उनको भेजा है और वो लोग आ गए। जी, तो अब ये है कि ये दोहरी नीति क्यों अपनाई अमेरिका ने, ये नहीं समझ में आता। मुजरिम तो ये भी थे, हम्म, भारतीय सिर्फ उनको मुजरिम नजर आए। हम्म, इस पर तो हमारी सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और अ, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भाई अगर वो थे तो आपने नेपाल वालों के साथ तो ये नहीं किया, जी, ये किया क्या भारतीयों के साथ हम्म, है। तो मेरे समझ में आता है कि इसमें भारत सरकार को अमेरिकी सरकार से पूछना चाहिए जी, कि इतना अपमानित क्यों किया गया। और जहाँ तक ये विमान का मामला आपने बताया है, जी, हाँ, बुद्धा तो एयरलाइंस वाला। अब ये जो अभी बुद्धा एयरलाइंस से चला है नेपाल में और बगैर पहिए के लैंड किया है, हम्म, तो ये तो मतलब सीधे सीधे जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। चक्के कहीं की एयरलाइंस हो भाई, हम्म, हवा में आप उड़ा के ले जा रहे हैं कई हजार फीट ऊपर, जी, और उसके बाद वो वहाँ बैठा हुआ आदमी को पता ही नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। सही कह रहे हैं। और जबकि मामूली तौर पर बस भी रोडवेज से निकलती है, ट्रेन भी चलती है, तो रोज ठोक पीट की जाती है, पहिया चेक करता है, हम्म, कोई आकर के चक्के चेक करता है, स्टेयरिंग ये वो सब उसकी मशीनें और चेक होती है, फ्लाइट में ब्रेक। तो बाकायदा और पायलट को फ्लाइट तो दिया जाता है, एक पेपर चेक हाँ, होता है। इतनी नाजुक चीज है कि उसमें तो बिल्कुल होना चाहिए कि बगैर उसके उड़ने ही नहीं देना चाहिए। पहिया कैसे अचानक गिरा, अचानक तो गिरेगा नहीं,
कि वो बहुत मामूली सा नहीं, है। बताया जा रहा है जब टेक ऑफ कर रहा था उस समय गिरा है। तो इसका मतलब है कि जर्जर विमान उड़ाएंगे। हम्म। और ये नेपाल एयरलाइंस को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसमें एयरलाइंस में कितने दुनिया के तमाम कोने के लोग यात्रा हाँ, कर रहे 63 होंगे। लोग कोई गए जरूरी थे। थोड़ी कि सब 63 लोगों में जी। सब नेपाल के ही लोग थे। जी। तो इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होना बंद होना चाहिए। इस पर सख्ती से एयरलाइंस को ध्यान देना चाहिए। सर, अगला मामला भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बने हैं तब से वो बिल्कुल दादागिरी वाले स्टाइल में है, बिल्कुल छक्के पे छक्का मार रहे हैं, फार्म में है। अब आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसके बाद भारत में हाहाकार मचा, खासतौर से विपक्ष उस पर हाहाकार मचाए है। उनका कहना है कि भारत अपने टैरिफ में कटौती के लिए सहमत हो चुका है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अभी जी। भारत सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वही हैं। हो सकता है कि पीयूष गोयल से उनकी बात हुई हो, ट्रंप बोलने में तेज है, या बोल दिया उन्होंने पहले ही विस्फोट कर दिया। आज कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी उठाई और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में की। क्या लग रहा है, देश हमारा बताया जाता है 14 के बाद से विश्वगुरु हो गया, पहले कुछ था ही नहीं, कोई कुछ समझते ही नहीं था, तो ये हो क्या रहा है? अब 100% देखिए, टैरिफ वाला है मामला। आज आज के अखबार में कुछ खबरें ऐसी हैं जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है या बयान है, मेरा ख्याल है उसका, जी। जिसमें उन्होंने अमेरिका के हालिया टैरिफ मामले पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है और बताया ये है कि हम हर तरह की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं जी। और इसको इसको जो है ठीक कर लिया जाएगा, आपस में तय कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ये बात नहीं आई है कि अमेरिका जो है वो हमारे विरोध को या हमारे प्रस्ताव पर मान गया है कि वो टैरिफ में कमी लाएगा या वापस ले लेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है। हाँ, नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा रहा था उसको कम कर दिया मैं है। वही कह रहा हूँ हाँ। कि ये कह रहे हैं हाँ, भारतीय विदेश तो मतलब मंत्रालय सहमत के हो गया इंडिया। प्रवक्ता जो जी। है वो ये कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत होकर ये हम्म। चीज तय हो जाए। और ट्रंप उसको लेकिन जब आज की खबर में आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी बयान तरफ से दिया है। बयान दे दिया है जब हम लोग सो रहे थे उस समय वो बयान दे कि रहे थे। भारत जो है हम पर बहुत वो टैक्स लगाता है, हैवी जी। टैक्स लगाता है, जी। 60% टैक्स लगाता है हम जी। पर टैरिफ। और वहाँ तो कोई भी अपना हमें गुड्स बेच ही नहीं सकते, वहाँ हम कोई भी वस्तु अपनी नहीं बेच सकते, जी। बेचना वही मुश्किल है, वहाँ कारोबार करना मुश्किल है। जी। लेकिन अब भारत सहमत हो गया है कि वो कम करेगा। तो कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई कोई कैबिनेट को नहीं पता है, भगवान जाने खाली ट्रंप को कैसे पता है। अब ट्रम्प का मामला तो देखिए ये है कि ट्रम्प जो कह देंगे तो हो सकता है कि मोदी जी, हम उनके दोस्त हैं, हाउडी मोदी और हाँ, क्या ये ज़्यादा नमस्ते ट्रंप हो आना चुका करेंगे है। भाई। जी। ये ट्रम्प ने कह दिया है भाई, तो अब वो मतलब ये कि दोस्ताना निभाया जाए। दोस्ताना हाँ निभाया जाए। हो सकता है कि भारत को ये मालूम हो कि अगर आप ही ऐलान कर दीजिए तो ऐलान कर रहे हैं वो यहाँ बाद में आएगी। हो सकता है कि देर रात ये खबर आए हम्म। कि अमेरिका और भारत के बीच जो है टैरिफ के मामले में समझौता हो गया है हम्म। और इतना परसेंट जो है कम कर दिया है टैरिफ। हम्म। लेकिन सर एक चीज नहीं समझ में आई कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पे तो जो था टैरिफ 25% वो एक महीने के लिए मुलतवी किया, लेकिन भारत पे जो 100% टैक्स 2 अप्रैल से लागू हो रहा है उसके बारे में ट्रंप ने आज नहीं कहा कि हाँ ठीक है, अगर भारत से सहमति बन गई है तो हम उनके ऊपर लगने वाला 100% टैक्स कम कर रहे हैं, उसमें कोई मुरव्वत नहीं है। हाँ, ये तो है। एक चौंकाने वाली बात है। ज़रूर चौंकाने वाला कि एक। ट्रम्प ने ये बात कह दी है जी। मेक्सिको कनाडा के लिए भी कि हमने उसको अल्पकालिक किया है। 1 महीने के लिए हाँ, पोस्टपोन किया है उसको। पोस्टपोन किया है, वो दीर्घकालिक नहीं है। जी। हाँ, उसको लागू करेंगे। जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सब सामने आया है। पिक्चर आई है छावा, जी। आजकल खूब धूम मचाए है। जी। और 2014 के बाद से बाढ़ सी आई है ऐसी पिक्चर में बनने, कश्मीर फाइल, केरल फाइल, छावा, कंगना रनावत वाला इमरजेंसी, इस तरह मतलब एक बाढ़ सी आ गई है। तो छावा पिक्चर में दिखाया गया है कि एक जगह है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक असीरगढ़ किला है, तो उसमें दिखाया गया है कि मुगलों ने जो लूटा था सोना वो असीरगढ़ किले में रखा था। अब ये पिक्चर देखी असीरगढ़ के लोगों ने, तो उनके अंदर उत्सुकता जागी। उन लोगों ने क्या किया, भाई लोग 3 दिन रात से मोबाइल के टार्च की रोशनी में पूरा मतलब ये खेत इनके खोद दिमाग डाले। में आया, चलो यार खोदा जाए शायद मिल जाए। हाँ, खुदाई चालू थी। अब पुलिस को जब पता चला 3 दिन बाद पुलिस आई हरकत में, पुलिस ने खेत को किया अपने कब्जे में। अब हो सकता है प्रदेश सरकार कहे कि पुलिस वालों से कि तुम भी खोदो, सोना मिल जाएगा, तो आर्थिक विकास का सोने की चिड़ैया तो था ही देश। और 4 महीने पहले भी ऐसी एक अफवाह वहां उड़ी थी, तब भी खुदाई हुई थी।
और अभी आपसे डिस्कस में आप कह रहे थे आपका कैमरा कि वो उन्नाव वाला भी एक बार हुआ था जी जिसमें हाँ, भारत सरकार इन्वॉल्व हो गई थी, एएसआई पूरा ये इन्वॉल्व हुआ ऐसा था ही उसमें। है। क्या कहेंगे सर, ये देश में अब हो क्या देखिए, रहा है? देश में हमारे अंधविश्वास इतना ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम्म, तमाम बाबा पीर ये वो फर्जी हम्म। गिरी कर रहे हैं, और बेरोजगारी भी बहुत है, बेरोजगारी भी कर रहे हैं। खाली है अब लोग। फिल्म में उन्होंने दिखला दिया है कि साहब सोना यहाँ गाड़ा हुआ था, हम्म। तो अब जनता तो खलियर बैठी ही है। हाँ लालची और वो अंधविश्वासी है ही है। हम्म। अब उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आदमी जो है वो लालच में जाकर के अब वहाँ खुदाई करने लगे इस लालच में कि शायद अब यहीं मिल जाए। हम्म। तो अब ये बड़ी हैरत की बात है। हम्म। और इससे पहले भी एक इतना बड़ा शोधन सरकार, हाँ, शोभन सरकार 2013 में। शोभन सरकार जैसा आदमी ये ऐलान कर बैठा कि मैंने रात में ख्वाब देखा है, हम्म। स्वप्न मैंने देखा है कि इसके नीचे सोना। तो भारत सरकार को इत्तला किया, और भारत सरकार को किया, उसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा लगाया बड़ा गया। ऑर्गेनाइजेशन हाँ। लगाया गया, खुदाई हुई और दुनिया का मीडिया वहां पहुंच गया। हाँ। सारा दिन सारी सारी रात मीडिया हुआ लगा हुआ। हम्म। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मिला एक सुई के नोक के बराबर सही सोना ना। नहीं। और शोधन सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं, लोग भूल गए, किसी को लोग याद ही नहीं होगा आज की तो डेट में इस तो। देश में इस तरीके के वाकयात होते रहते हैं, उस हम्म। पर सिवाय तमाशा खड़ा करने के और कोई बात जी। अच्छा सर, एक आपको याद होगा स्वदेशी जागरण मंच नाम की एक संस्था हुआ करती थी, नहीं। हम जी। छोटे थे तो मुझे याद है वो पंपलेट छापते थे। हम्म। लक्स विदेश का है, कोलगेट विदेश का है, इसका उपयोग ना करो। फिर जब मोदी जी की सरकार है, उसके बाद शुरू हुआ कि चाइना का झालर नहीं जलाओ। हम्म। होली अभी आ रही है तो पिचकारी चाइना, सबसे मैक्सिमम पिचकारी तो चाइना की होती है। हम्म। दिवाली में जितने झालर होते हैं वो सब चाइना के होते हैं। हम्म। अब वो संस्था पता नहीं कहाँ लुप्त तो हो गई। अब वो लक्स आज भी बिक रहा है, वो कोलगेट आज भी बिक रहा है, लक्मे आज भी बिक रहा है। वो संस्था लेकिन गायब हो गई। देखिए, अब संस्था कैसे चल सकती है हम्म। जब सरकार चल रही है और हम्म। सरकार अपने हिसाब से चला रही है सब, हम्म। कि जो हम कहेंगे वो होगा। और सारे बिजनेसमैन मोदी जी के दोस्त। आपने देखा है कि साधु संत तक जो है डरे रहे हुए हैं कि जो मोदी जी कहें, ये जो हाँ, प्रधानमंत्री जी महाकुंभ कहें। में देखा हमने, अमित शाह जी को अरे भाई, अवधेशानंद जी अरे स्नान भाई ये करा रहे हैं, बताइए, रामदेव राम जी करा रहे मंदिर हैं। का उद्घाटन जी। सारा प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने किया। हाँ। किसी की हिम्मत पड़ी कहता कि ये क्या हो रहा है? तो हाँ, वो पंडित खाली लोग चार करते हैं। शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया था, उन्होंने कहा हाँ। था, वो नहीं हाँ। आए। वो आए कितनी भी नहीं। सफाई उठी लेकिन वो कुछ नहीं। जी। तो अब स्वदेशी जागरण मंच की क्या जरूरत है? हम्म। भाई आप ये बताइए कि चाइना ही हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा सामान भेज रहा हाँ, है अभी होली में बिकेंगी कि पिचकारियाँ। हर चीज हमें हमारे पॉकेट के हिसाब से मिल जाती है। सस्ती भी मिल जाती है। 25 रुपए की झालर बताइए, वो हो सकता है महंगी हो, हम्म। 50 रुपए की हो हाँ गई, बस। तो आदमी दे देगा। भाई उसकी भी मजदूरी बढ़ी है, दे हम्म। देगा। तो इस तरीके से चाइना का माल ये रोक नहीं पाए। हम्म। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है हम्म। कि ये इनके पास कोई ऐसी वो है नहीं सस्ते उत्पादन करने वाली चीज़ें। यहाँ जो चीज़ें या तो बनती नहीं है या विदेश से ही मंगा के बेची जाए। हाँ, बस मैक्सिमम चीजें चाइना हर की होती चीज़ हैं, कंप्यूटर में खिलौना, आसपास, ये वो मोबाइल है। मोबाइल है, जी। ये है वो है, यहाँ बनेगा तो महंगा बिकेगा, वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो चाइना स्वदेशी मंच की बात आप, उसके जागरण मंच की बात आप कर रहे थे, हम्म। उसकी अब वो बिल्कुल अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं जो रहेगा। मतलब नहीं रहेगा। जी। जब एक दौर था कि लोग इस बात को महसूस करते थे हम्म। कि भाई अपने देश की देसी चीज़ें को इस्तेमाल, हम्म। पूर्वे में चाय पीते थे, हम्म। भुरके में चाय हम्म। पीते हम्म। थे, लेकिन लालू आज यादव ने ट्रेन में भी ये शुरू ट्रेन में किया किया था, था। कुल्हड़। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्वदेशी जागरण मंच एकदम सीन से गायब हो जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके कमेंट जो हो, सुझाव हो, आप जरूर लिखें। धन्यवाद। गया। नमस्कार।